तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आइसोब्यूटिलीन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन बेटर तरीके से होगा इस केस में, इसलिए इस केस में आपका आइसोब्यूटिलीन होगा, न कि आपका टर्सरी मिथाइल ईथर होगा। लेकिन अगर इसी केस में जस्ट सपोज यहाँ पर बी आर को यहाँ पर कर देता और मेथॉक्साइड को यहाँ पर कर देता, तब इस केस में आपका टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनता और वो होता आपका विलियमसन सिंथेसिस। हमें वो प्रोसेस भी देख करके चलना है जो इसमें नहीं लिखा है। उस केस में क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल CONA, फिर ये, और इसके ऊपर रिएक्शन करा देते हैं हम CH3Br का, तब ये आपका ईथर बनता है COCH3, और इस प्रकार से। ओके, तो ये वाला कंडीशन भी हमको देख कर चलना है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है कि द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब एज। इस रिएक्शन में हमें क्या दिखाई देता है? कौन सा रिएक्शन है होगा ये? SN2, SN1, SN0, SE2, कौन सा रिएक्शन है ये? देख करके बताइए जरा। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? SN2। नो 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 नो, SN1 रिएक्शन होगा ना। एक सेकेंड रुको। द रिएक्शन इज डिस्क्राइब एज, इस केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है ना, एक ही प्रोडक्ट बना है इस केस में, और ये इनवर्स प्रोडक्ट है, और जिस पर ये हाइड्रोजन लगा है ये कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है ना। तो जब 2 डिग्री कार्बन होगा तब ये SN2 हो जाएगा। ठीक है, यू आर राइट। इस केस में क्या होगा? ये SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन दिया है एल्काइल हाइलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। एल्काइल हाइलाइड को हम लोग एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि RX इज कन्वर्ट्स इनटू ROH। तो इस केस को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? ये किस टाइप का रिएक्शन होगा ये? एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूशन। यस, ये यहाँ पर जा रहा है, X माइनस को रिमूव कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl फ्रॉम क्लोरोबेंजीन गिव फिनाल रिक्वायर्ड ड्राई स्टिक कंडीशन। मतलब हमें इस कंडीशन को कराने के लिए हमें एक स्पेशल कंडीशन लेना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डो प्रोसेस। डो प्रोसेस बोलते हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्लोरोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराते थे, क्लोरोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराते थे एक्वस NaOH का एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर के साथ ये रिएक्शन होता था। ठीक है, तब ये आपका 2 स्टेप में फिनाल बनता था। पहले सोडियम फिनॉक्साइड और इसके बाद फिर फिनाल फार्मेशन हो जाता था। लेकिन यही कंडीशन अगर हम 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तब ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो कि कल हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके थे। व्हेन दिस रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तब ये इजिली रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, और ये आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल फार्मेशन होता है। तो इस केस में इसका रीजन क्या है? तब इसका रीजन है आपका कि इसके पास -I और -M इफेक्टिव ग्रुप है, और ये दोनों इफेक्ट होने के कारण आपका यह तेज़ी से, मतलब कि बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत ही फास्ट गति से रिएक्शन करता है, क्योंकि जो यहाँ का पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको वो फाइनली फिनिश कर देता है ना। तब इस केस में ऑप्शन में दिया है आपके पास NO2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एट मेटा पोजिशन ना, NO2 विथड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर्थो एंड पैरा पोजिशन। हाँ, इस केस में NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ से आर्थो और पैरा पोजिशन पर। सी ऑप्शन दिया Na2 मेक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच। नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बनाता है।
इलेक्ट्रॉन NO2 विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजिशन। नो, सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा पोजिशन पर ये रिएक्शन होता है। आया समझ में? नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल। इसमें से कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए इसको। CH3 CHD और इसके बाद फिर CH2Cl, ये वाला आपका कायरल है। कौन सा कायरल नहीं है एक बार देख के बताओ। विच कंपाउंड इज नॉट कायरल फ्रॉम दिस? C. Yes, C option is not chiral. Here B is also chiral. CH3, CH2, CH, D and Cl. D and Cl is also chiral. C वाला नहीं chiral है, ये वाला भी फिर से chiral हो जाएगा, तो C option is correct. Next question. A compound of molecular formula C6H16, यानी कि ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सा कंपाउंड होगा? एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये दिया है, तब ये कंपाउंड कौन सा होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पहले तो ये बताओ, ये एल्केन है या फिर एल्कीन है या एल्काइन है? तीनों में से क्या है ये? विच ऑफ दिस? फ्रॉम द अबव थ्री विच वन इज? Alkyne. नो, एल्केन है ना। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। तब नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया है? नंबर ऑफ कार्बन दिया है 7, तो C7 और H 2 × 7 + 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? C7H14 + 2 यानी कि C7H16, ये हो जाएगा। तब ये आपका क्या है? आपका एल्केन है। सबसे पहले तो हम ये फिक्स हो गया कि ये एल्केन है। अब पूछ रहा है कि ये जो एल्केन क्या? I saw it as C7H12. That's why. ओके, नहीं, नो नो नो, दिस इज द H16. ओके, नो प्रॉब्लम। Yeah, I thought it was H12. That's why I said alkyne. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देन इट इज द, छोटा दिख रहा है क्या? और जूम कर दे। Yes, sir. I can see. I can see. ओके, नाउ दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, तब ये हमारा पूछ रहा है कि ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो इसमें से ये तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्टिकल होगा? आपको फार्मूला भी नहीं निकालना है, यानी कि इसका हमें आइसोमर बताना ही नहीं है। आइसोमर के ऊपर वर्क ही नहीं करना है। कितना अच्छा है, हमें बस ये तीन जो ऑप्शन दिए हैं उसका अगर हम फार्मूला बना लेते हैं तब कर लेते हैं। 2,2 डाईमेथाइल 2,3 डाईमेथाइल पेंटेन, पहले इसको हम लोग बनाते हैं। 4 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन है, इसमें 2 और 3 पर क्या है? मेथाइल है, Me H H। अब बस हो गया ना, CH3 CH3 और CH2। तब इस केस में आप लोग देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसमें ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। A B C एंड D, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ए वाला ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली बड़ा करने पर ना हमें प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसका फार्मूला है C4H9Cl, जिसका नाम है A। रिएक्ट विथ Na एंड ड्राई ईथर, Na एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करता है और क्या देता है? गिव्स हाइड्रोकार्बन। विच वन ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन give only one chloro derivative? Then A is which on monochlorination? Okay, are you understood this question? Yes, sir.
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C4H9Cl। जब इसके ऊपर सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है ड्राई ईथर के साथ, तो ये एक हाइड्रोकार्बन देता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है नहीं बताया। बस अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से एक नेक्स्ट रिएक्शन दे रहा है कि जब हम लोग इसका मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं, यानी कि Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इसके ऊपर, Cl2 के साथ इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं H के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तब ये इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन इसके पास लगता है। क्या कुछ करना है? तब इस केस में सिर्फ एक ही क्लोरीन यहाँ पर लगता है। तब ये रिएक्शन क्या है? तब ये मतलब कि कौन सा कंपाउंड है ए वाला। तब फिर आपको चारों का ऑप्शन बना के देखना पड़ेगा, या फिर अगर आप तेज हैं या फिर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हो, तब आप आसानी से बता सकते हो कि जब इसके ऊपर Cl, CH3, CH3, CH3 इस टाइप का होगा, तब आप देख सकते हैं कि इस केस में तीनों पोजीशन एक जैसे हैं। और जब तीनों पोजीशन एक जैसा है, तब अगर इसके ऊपर हम लोग Na और ड्राई ईथर का रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में ये आपका बनेगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट CH3, CH3 एंड CH3, और यहाँ पर हो जाता है CH3, CH3 एंड CH3। ओके, तब ये तो बन जाता है। लेकिन अगर अब इसके ऊपर हम लोग मोनोक्लोरिनेशन मतलब हेलोजिनेशन कराते हैं Cl2 एंड H के साथ, और वन एंड ओनली वन मॉलिक्यूल इट अटैक एट दिस पोजीशन, देन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। चाहे इसके ऊपर क्लोरीन लगे, चाहे इसके ऊपर या इसके ऊपर, केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तब इस केस में आप देख करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का नहीं प्रैक्टिस किए रहोगे, तब आपके सामने ऑप्शन ये होगा कि आप चारों के ऊपर ऑल टोटल 4 ऑप्शंस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब हो पाएगा। या फिर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप देख करके बता देंगे कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन, एक ये फार्मूला दिया गया है, और क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा एक सेकेंड, ऑब्टेन्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन विल बी, है ना। इसके ऊपर हमने क्या किया है, नॉर्मल ब्यूटेन था C मतलब CH3, CH2, CH2, CH3 ये था। इसके ऊपर हमने क्लोरिनेशन कराया, तो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, है ना। ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, हमें प्रोडक्ट भी दे दिया है और सब कुछ दे दिया है। बस हमें ये बताना है कि ये क्या चीज़ है। तब इस केस में अगर आप देखोगे, तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, मतलब कि ये कार्बन कायरल कार्बन है। और जब ये कायरल कार्बन होगा, तब इस केस में मीजो प्रोडक्ट तो नहीं शो करेगा। मीजो वाला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मीजो कंपाउंड कौन शो करते हैं? मीजो कंपाउंड वो शो करते हैं जिसके पास कायरल कार्बन हो, लेकिन उसके साथ साथ इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, वो कंपाउंड मीजो कंपाउंड होते हैं। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप कोई भी साइड से, कोई भी डायरेक्शन से अगर आप प्लेन पास करोगे, तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं आएगा। क्या ये डी है या फिर एल है, क्या है? तब हम कंपाउंड को देख करके कभी नहीं बता पाएंगे कि ये डी है या फिर एल है। तब इस केस में ये आपका डी और एल का मिक्सचर होगा। और जब डी और एल का मिक्सचर होता है, तब उस केस में 2 कंडीशन हो सकता है। अगर ये 50-50% है, अगर ये 50% डी है और 50% एल है, तब इस केस में ये होता है आपका रेशमिक। और अगर ये 50-50 का रेशियो नहीं है, है ना, कोई एक 50 से ज़्यादा है और कोई एक 50 से कम है, इस केस में ये होता है आपका इनेंशियोमर। इस केस में आपका हो जाता है इनेंशियोमर। तब इसमें जो है ये आपका या तो इनेंशियोमर होता या रेशमिक होता, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया है। तो एक ही ऑप्शन दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? आंख बंद करके हम लोग कर देंगे, रेशमिक मिक्सचर होगा। आया समझ में? आर यू अंडरस्टूड दिस? इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Now we see the next question, and it is very easy also. Try this first and second step.
What is the first and second step in this reaction? Can you explain? Yes, sir. When X will be CH2, no, CH3, CH2, Cn, yes, and Y will be CH3, CH2, CH2, NH2. very good. Now the next Z will be, I can explain this. When it react with acetic anhydride, then their formula we know that, and are in the next चैप्टर जो कि हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। ये है आपका एनहाइड्राइड, है ना, ये आपका एनहाइड्राइड है। तो इसके साथ हमें इसका रिएक्शन कराना है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो CH3 COO और C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसके ऊपर ये रिएक्शन करेगा, इस केस में ये क्या करता है कि अमोनिया का एमीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है किसी एक कार्बोनिल ऑक्सीजन पर, और ये इसको यहाँ भेज देता है। अगले स्टेप में इसको रिमूव कर देता है, और जब ये रिमूव होता है तब CH3 COOH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH रिमूव होता है, और ये आपका बन जाता है एमाइड। इट मीन्स CH3 CH2 CH2 और NHCO CH3। ओके, ये आपका बनता है, जो कि आपका क्या होता है। अभी इसका हम लोग मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसका मैकेनिज्म हमें देखना है। तो इसका नाम होता है क्या, एमाइड होता है, जो कि आपका जेड है, इसका नाम होता है एमाइड है। और ये किस प्रकार का एमाइड है तब हम लोग देखेंगे। इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल, नाइट्रोजन से प्रोपिल लगा है, तब इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल, एन प्रोपिल। और इसके बाद फिर एथेनामाइड, एन प्रोपिल एथेनामाइड, नेम ऑफ दिस। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दिस, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा ना। CH3 CH2 CH2 NCO CH3, ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला इस केस में क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, विच वन इज गिव बेटर। यानी कि इस केस में RI है, इसके ऊपर H मतलब RI, सॉरी हमारे पास एक RX है, इसके ऊपर हमें कराना है HX को रिमूव करना है। तो HX कब रिमूव होगा, बेस के प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग इससे बोलेंगे। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन का ड्यूरिंग क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या फार्म होगा, तो इस प्रोसेस में फार्म होता है एल्कीन। एल्कीन इज फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल when we take CH3 CH2X in presence of base, it means if we take OH minus, then here is attack, H minus is remove, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ से HX निकल जाएगा और ये फार्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। then the question is which halogen, then the question is simply which halogen is fast live, which halogen is fast live, कौन सा हाइलोजन बहुत ही तेजी से लीव करेगा, निकलेगा। तो ये चीज़ आपको ऑर्डर बताना है। तब इस केस में जब हाइलोजन का साइज बड़ा होगा तब उसकी कनेक्टिविटी क्या होगा,
जब उसकी साइज बड़ा होगा तो कनेक्टिविटी कम होगा। जब साइज बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी घटेगा। तब जब कनेक्टिविटी घटेगा तब उसको हम लीव करना क्या हो जाएगा, लीव करना उस केस में ईजी हो जाएगा, उसको हम लोग ईजिली लीव कर सकते हैं। तब इस केस में हमको पता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस प्रकार से इसकी साइज होती है। तब RI बहुत तेजी से क्या होगा, लीव होगा, है ना। RI में से आयोडीन सबसे तेजी से लीव होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर RI, देन RBr, देन RCl and therefore RF. Here this is the order. Okay. Now this is the question. Which one is enantiomer? You have time 2 मिनट, आपके पास 2 मिनट समय है। ऑप्शन इसमें से कौन है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका रीजन क्या होगा। रीजन के साथ आंसर बताइए, व्हाट इज द रीजन एंड आंसर, प्लीज गिव फास्ट, यू हैव टाइम 2 मिनट, प्लीज गिव द रीजन। Because they are the mirror image of each other and they are non-superimposable. No. This is not favorable reason. This is not the reason. Please try again. ये रीजन तो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया है, मैं अभी वही चेक कर रहा था। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोल के देख बता रहे हो ना, क्यों? You see their answer in the question solution, but this is not actual reason. Or you want to solve this chapter IIT JEE question, then I send you PDF if you want. Here I am not solving because it's very time taking. Yes, sir. If you see that कि here is non-superimposable mirror image, if you say that this is the non-superimposable mirror image, here is also non-superimposable mirror image, here is also non-superimposable mirror image, even this is not the mirror image, this is not the mirror image, and this is also not the mirror image, but here I have chiral carbon present. You say that here is chiral carbon, all carbon have chiral carbon, but all carbon have chiral carbon, but only first option, but only in first option have optically active, it means enantiomer, and their region is symmetry, their region is symmetry. Simple language. For any compound have if more than one chiral carbon, for any compound have if more than one chiral carbon, then we not check the वन chiral carbon से अधिक होगा तब हम नहीं चेक करेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, देन वी नॉट चेक द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके, NSMI को हम लोग नहीं चेक करते हैं, देन वी नॉट चेक द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, वी चेक द सिमेट्री। और कौन सा सिमेट्री? कम से कम 2 प्रकार की सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये चीज़ हमें चेक करना होता है। और आपके कंपाउंड के अंदर ये दोनों में से कोई भी
सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन कि जब एक से अधिक कायरल कार्बन हो, यानी कायरल कार्बन इज मोर देन 2, व्हेन कंपाउंड है मोर देन 2 नहीं, मोर देन 1, व्हेन कंपाउंड है मोर देन 1 कायरल कार्बन, when compound have more than 1 chiral carbon, then we not check the mirror image, we not check the mirror image, we only check the plane of symmetry and center of symmetry. For example, यहाँ पर जगह है ना, हाँ नहीं जगह है, चलो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल के बारे में, क्या हो रहा है ये, इसी के एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, CH3 CH2 मतलब CH3 OH OH H H, वहाँ तो मान लो मिरर इमेज नहीं था, तो नीट लेवल क्वेश्चन था तो कर लिए, लेकिन अब नीट भी अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो हमें आगे के बारे में भी सोचना होगा। अब ये दोनों कंपाउंड के बारे में देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि इसके अंदर क्या है, मिरर इमेज है ना, ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। जब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तब ये आप कह सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि इसके पास इट हैव 2 chiral carbon, but this condition is wrong. But if you say that it is chiral compound, then you are wrong, because in this case we check the plane of symmetry and center of symmetry, और इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बीचों बीच से एक प्लेन पास करते हैं तो OH के नीचे OH आता है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आता है, और फिर मीथेन के नीचे मीथेन आता है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, और इसमें H के नीचे H, H के नीचे OH के नीचे OH, और OH के नीचे CH3 के नीचे CH3, तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब जब मॉलिक्यूल में किसी भी सेंटर से अगर मैं जाऊँ CH3 एंड CH3, अगर मैं दोनों को अपोजिट कर देता हूँ OH और H, तब ये हो गया सेंटर, है ना। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तब हम इसके किसी भी डायरेक्शन में प्लेन पास करेंगे, एक भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से मैं प्लेन पास करूँ तो OH के पास H आ जा रहा है तो प्लेन नहीं है, H के पास H आ जा रहा है तो प्लेन नहीं है, H के पास OH आ जा रहा है प्लेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, तब ये आपको देखने में लग रहा है कि ये यहाँ पर प्लेन है, लेकिन यहाँ पर भी ये प्लेन नहीं है। ठीक है, अभी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर भी आपका प्लेन है, यहाँ पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये और ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं है, तो इसके अंदर जो है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, नहीं है। लेकिन क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो आपको चेक करोगे CH3 OH H, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सेंटर से हम 180 डिग्री पर चले तो हमको क्या मिलना चाहिए, सेंटर से अगर मैं 180 डिग्री पर पास करूँगा तो हमें आपका सेम चीज़ें आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। तो अगर आप देखो तो आप कह सकते हो क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो क्या बोलोगे आप, यस और नो? Is this molecule has center of symmetry or not? Please reply fast. Hello. Yes, sir. What happens? Yes or no reply? No, it is not center of symmetry. इस केस में देखने में लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट इन दिस केस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज इन एक्चुअली दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन, एंड फिशर प्रोजेक्शन
ड्रा इन 2D, फिशर प्रोजेक्शन ड्रा इन 2D। हम लोग ये देखना है, वी सी दिस, हमें ये देखना है ना, लेकिन कंसिडर क्या करना है, बट वी कंसिडर दिस, बट वी कंसिडर दिस। हमें जो अब नीचे बना रहे हैं ये आपको कंसिडर करके चलना है। क्या कंसिडर करना है कि ये दोनों कार्बन तो हैं, अब इसके बाद जो एबव का कार्बन था, ये जो कार्बन होगा इसको मुझे बिलो पर मान करके चलना है, ये वाले कार्बन को भी बिलो पर मान करके चलना है, और ये जो आपका OH था इसको हमें एबव और इसको भी एबव, जो आपके वर्टिकल लाइन पर होगा उससे बिलो, और जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे उसको एबव पर मान करके चलना है। इस प्रकार से इसको कंसीडर करके चला जाता है। तब आप देखोगे तो जो हमने वेज बनाया है वह आपका एबव द प्लेन शो करता है, और जो डैश होता है वो बिलो द प्लेन शो करता है। तो दोनों OH इस सेंटर से आप देखोगे तो सेंटर से ये एबव और ये एबव है, तो जब दोनों एबव पर हैं तो उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा, अगर एक एबव होता एक बिलो होता तब इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर फाउंड होता, फॉर्मेशन होता। ओके, तो इस केस में आपका जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तब इस केस में ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन है, ए वाला। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is least reactive towards nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN के प्रति कौन सबसे लिस्ट रिएक्टिव है? SC के प्रति नहीं पूछ रहा है, SN के प्रति लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, इसके बारे में आप ये बताना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में अटैक करने कौन आता है? इस केस में अटैक करने आता है NU- न्यूक्लियोफाइल। तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, तो जहाँ अटैक करेगा वहाँ पर कैसा कंडीशन जनरेट होना चाहिए? पार्शली पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज जैसा, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पोजीशन, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पोजीशन जैसा कंडीशन जनरेट होना चाहिए, तब वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना। तो अगर आप ए वाले ऑप्शन पर फोकस करोगे तो आप पाते हो कि यहाँ पर क्लोरीन है पार्शली निगेटिव और यहाँ पार्शली पॉजिटिव, तब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बहुत ही इजीली अटैक कर सकता है और ये आपका SN1 रिएक्शन देगा। अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो CH3CH2Cl है, इस केस में यहाँ पार्शली माइनस, यहाँ पर पार्शली प्लस चार्ज होता है। तब अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है तब इस केस में ये आपका SN2 पाथ से जाता है, SN2 पाथ से जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे डी वाले ऑप्शन में तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 है। ओके, और यहाँ पर जब यहाँ पर एक Cl है और यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आता है तभी आपका एक स्टेबल एनायन बनता है ना, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, जिसके चलते आपका SN1 पाथ से जाता है। और जब SN1 पाथ से जाएगा तो स्टेप फर्स्ट में होता है आपका पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस होता है, और ये चीज़ आपका मूव करके और इस केस में क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबल कर लेता है, CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आप इफ वी सी द ऑप्शन B, then this is not favorable condition for the nucleophilic substitution reaction, because in this case CH2 double bond CH and Cl here is. Now we see that and we know that chlorine have 3 lone pair electron, and in this case chlorine lone pair electron delocalized with the carbons, delocalized with the carbon pi bond, and here this type of condition is created, CH2 पर माइनस, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पर प्लस। इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन हियर आकर देयरफॉर क्लोरीन हैव प्लस चार्ज, एंड in this case carbon chlorine bond strength is more,
आर मैक्सिमम आर इंक्रीज, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण से अब यहाँ से इस बॉन्ड को फ्यूजन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसके चलते कि यह अब इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो इसके पास पॉसिबल ही नहीं है कि इसको रिमूव कर सके, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं। तो इस केस में कौन सा नहीं देगा, इस केस में ये वाला आपका एसएन रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है। इस केस में इस कंपाउंड का नाम बताना है। तब इस केस में ये कौन सा नाम पूछ रहा है, ये आरएस नेमिंग है कि इजेड नेमिंग है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जब आपका कायरल कंपाउंड होता है तो कौन सा नेमिंग होता है, कायरल कंपाउंड के अंदर आरएस नेमिंग होता है ना। और ज्योमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर, ज्योमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर कौन सा नेमिंग होता है, इजेड नेमिंग होता है। यानी कि CH2 यानी कि किस प्रकार का होगा, C डबल बॉन्ड C HBr एंड ClF। अगर ये होगा तब इसका नेमिंग क्या होगा, E या Z में से कोई होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर C है, Br है, CH3 है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। तब इस केस में कौन सा नेमिंग होगा, RS नेमिंग होगा। लेकिन दोनों ही नेमिंग के लिए हमने आपको एक चीज़ बताया था, दोनों ही नेमिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है एक चीज़ का, एक स्पेशल चीज़ का। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है CIP रूल। फॉर बोथ नेमिंग वी रिक्वायर द CIP रूल, कैन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल, कैन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रूल क्या कहता है, वो रूल हमें बताता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जैसे ये सेंट्रल एटम है, इस एटम से जो भी साइड एटम लगे हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम 1 नंबर देंगे और फिर बाकी एटम का 2 नंबर देंगे। जैसे कि हमने इजेड नेमिंग शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे ब्रोमीन और हाइड्रोजन में से इसको हम देंगे 1 नंबर और इसको देंगे हम 2 नंबर। क्लोरीन और फ्लोरीन में से 1 नंबर और 2 नंबर। अब इस चीज़ में अगर हम लोग देखें तो 1 और 1 के बीच में डिस्टेंस कम है, तब इस केस में हमने एक ट्रिक बताया था आपको, सिस ट्रांस और जी, सिस ट्रांस जी। यानी कि जब सिस होगा, सिस टाइप का होगा तो जेड होगा और ट्रांस टाइप का होगा तो ई होगा। तब इस केस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, जेड आइसोमर हो जाता है। लेकिन इस केस में आपका जब RS नेमिंग करना होता है तो इसके अंदर 3 प्रकार का रूल चलता है। फर्स्ट रूल होता है, मतलब कि वेज डैश प्रोजेक्शन में 3 प्रकार का कंडीशन होता है, WEDGE। तुम इसका RS नेमिंग जानते हो या नहीं, पहले बताओ, आर यू नो अबाउट RS नेमिंग और नॉट? Not completely. ओके ओके ओके। वेज डैश हैव 3 टाइप ऑफ 3 conditions. Where dash have 3 condition of RS naming, 3 condition of RS naming। वेज डैश के पास 3 कंडीशन होता है RS नेमिंग का। तीनों कंडीशन को मैं रफ वर्क पर बताता हूँ। पहला कंडीशन, कंडीशन 1, when fourth group are at डैश पोजीशन। जब चौथा वाला ग्रुप है वह अगर डैश पोजीशन पर होगा, तब जब चौथा ग्रुप आपका डैश पोजीशन पर हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब उस केस में हम लोग पहले हम RS नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम CIP रूल लगाएंगे। और CIP रूल लगाने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, कार्बन से मान लो कि ये ग्रुप लगा है तो 1 2 3 4 इसको हम लोग नंबर देंगे। और नंबर देने के बाद आप लोग अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम लोग देखेंगे कि 1 से 2 पर जा रहे हैं, 2 से 3 पर जा रहे हैं। अगर फोर्थ वाला बीच में आ जाएगा, इफ़ फोर्थ ग्रुप इज इन बिटवीन, अगर फोर्थ वाला बीच में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे,
उसको हम लोग इग्नोर करके 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे। और ये घूमते समय अगर हम क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तब इसका नाम होगा आर। अगर ये घूमते समय एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे होंगे तब इसका नाम होगा एस। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका ये कंपाउंड दिया है इस केस में आपका कंडीशन नंबर 1 लगता है। यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथाइल। हाइड्रोजन है डैश पर, वेज पर है क्लोरीन, और एक प्लेन पर है ब्रोमीन, दूसरे प्लेन पर है आपका मिथाइल। अब सबसे पहले इसके ऊपर सीआईपी रूल लगाएंगे। तब सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, तब इसको 1 नंबर, क्लोरीन को 2 नंबर, मिथाइल को 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर देंगे। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देने के बाद 1 से 2 पर, 2 से 3 पर मूव करेंगे। और मूव करते समय फोर्थ वाला अगर बीच में आ रहा है, फोर्थ वाला अगर इन बिटवीन आएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं 1 से 2 की तरफ मैं एरो को घुमाऊंगा, तब फोर्थ वाला बीच में आ रहा है ना, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से मैं घुमा। तब ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है घूमने का, ये हमारा घूमने का डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज। ये आपका घूमने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यही आपका क्वेश्चन में दिया है, तब इसका नाम होता है आर। ए वाला ऑप्शन इसका होगा, है ना। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कंडीशन सेकेंड, ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। इफ कंडीशन आपका सेकेंड में है, इफ फोर्थ ग्रुप यदि चौथा ग्रुप आपका फोर्थ ग्रुप एट द वेज, यदि फोर्थ ग्रुप आपका वेज पोजीशन पर हो जाए, एट द वेज पोजीशन, WEDGE, वेज पोजीशन, जब चौथा ग्रुप आपका वेज पोजीशन पर होगा तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसका RS नेमिंग को चेंज करना होगा। वी चेंज द नेम। यदि आपका फोर्थ ग्रुप वेज पोजीशन पर होगा तब हमें नाम को चेंज करना होगा। अर्थात यदि 1 से 2, 2 से 3 मूव करते समय अगर हमारा R आ रहा होगा तो R को कट करके S लिखेंगे। और यदि 1 से 2, 2 से 3 मूव करते समय S आ रहा होगा तो S को कट करके R लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग देखते हैं। कार्बन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लोरीन, यहाँ कर देता हूँ मैं ब्रोमीन, और यहाँ पर कर देता हूँ मिथाइल। अब इस केस में अगर हम लोग इसका RS नेमिंग करें, सबसे पहले CIP रूल लगाएंगे तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 मूव करते समय वही बात याद रखना है। कभी 1, 2, 3, 4 मूव करते समय हमेशा ध्यान में रखेंगे, फोर्थ वाला अगर इन बिटवीन द आए, मूव करते समय फोर्थ वाला इन बिटवीन द आए तो उसको हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। इसका बहुत बड़ा थ्योरी होता है, 1 से 2 पेज में, उस थ्योरी को लोग पढ़ते हैं तब समझते हैं, ठीक है। तब इस केस में क्या हो जाएगा, हम मूव करेंगे 1, 2, 2, 2, 2, 3, और मूव करते समय अगर ये फोर्थ वाला बीच में आया तो इसको मैं इग्नोर करके मूव करूंगा, है ना। फोर्थ को नहीं कंसीडर करेंगे। हम देखेंगे कि 1 से 2 आया और 2 से कहाँ पर आया, 3 आया, तो ये कौन सा डायरेक्शन है मूव करने का, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और जब ये डायरेक्शन मूव करने का क्लॉकवाइज है तब इसका नाम होगा आर को कट करके क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। आया समझ में। अब थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, कंडीशन 3, मतलब कि इंपॉर्टेंट का थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी है। इसको आप लोग को बहुत ईजी समझ सकते हैं क्योंकि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। कंडीशन थर्ड में आपका दिया हुआ है कि इफ फोर्थ ग्रुप, CIP रूल के अकॉर्डिंग, इफ फोर्थ ग्रुप आर एट प्लेन, यानी कि यदि आपका चौथा ग्रुप कहाँ पर हो, प्लेन पर हो। फॉर एग्जाम्पल CH3, Br और Cl, जब इस टाइप का हो, जब फोर्थ वाला ग्रुप प्लेन पर हो, तब आप लोग नंबरिंग करके देख सकते हो ना कि चौथा वाला प्लेन पर ही है, 1, 2, 3, 4। तब इस कंडीशन में क्या करते हैं,
इस कंडीशन में हम लोग करते हैं डबल इंटरचेंज। क्या करते हैं? डबल इंटरचेंज करते हैं। और ये डबल इंटरचेंज करने कैसे करते हैं? हम लोग इस टाइप से डबल इंटरचेंज करते हैं कि डबल इंटरचेंज करते हैं कैसे? इसको डबल इंटरचेंज करते समय फोर्थ ग्रुप सेंड टू डैश। इस प्रकार से डबल इंटरचेंज करेंगे कि फोर्थ ग्रुप को डैश पर सेंड करेंगे। मतलब कि फोर्थ ग्रुप को डैश पर सेंड करेंगे, यानी कि डैश का मतलब इसके ऊपर सेंड करेंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करेंगे। ओके, और उस प्रकार से मतलब कि चारों ग्रुप को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ऑल फोर ग्रुप आर इंटरचेंज विथ ईच अदर। और इसको इंटरचेंज करते समय ये ध्यान में रखना है कि जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो हमेशा उसको हमें कहाँ भेजना है? उसको हमें डैश पर भेजना है। तो हम इस प्रकार से इंटरचेंज करेंगे, और जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तब इसको हम कैसे लिखेंगे? तब इसको लिखेंगे CH और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर ब्रोमीन। अब देखो, अब इस केस में अब सिंपल अब काम कर देंगे। कौन सा सिंपल काम? पहले CIP रूल 1 2, मतलब कि पहले CIP रूल लगा दिया है ना वहाँ पर, तो 1 2 3 4। अब नॉर्मली 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, फोर्थ को इग्नोर करके। अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो इसका नाम हो जाएगा R। और 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, और मूव करते समय आपका आएगा, मूव करते समय अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इसका नाम हो जाएगा S। ओके, अब देखो क्या आता है, 1 2 3, चौथे को इग्नोर करके हमने घुमा, 1 से 2, 2 से 3, क्या आया? क्लॉकवाइज आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes. इजी है या हार्ड है? इट इज इजी और हार्ड? Easy. इजी। हाउ मच % इन इजी? 85% easy. ओके, नाउ एक और टाइप का RS नेमिंग होता है, जब देख ही रहे हो तो देख लोगे। अभी तक हमने जो देखा RS नेमिंग, ये था आपका वेज डैश में। एक और RS नेमिंग होता है RS नेमिंग इन फिशर प्रोजेक्शन। RS नेमिंग, ये वाला इजी है। RS नेमिंग इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है आपको पता है ना? प्लस टाइप का होता है। समुद्र में, सी के अंदर जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, किससे मछली पकड़ते हैं? मछली को पकड़ते हैं नेट से। नेट मतलब फिश को कैसे कैच किया जाता है? नेट से। और नेट कैसे बनता है? इस प्रकार से नेट बना करके मछली को, फिश को कैप्चर किया जाता है। तो इस नेट में से आप क्या करो कि एवरी लाइन्स इज रिमूव एवरी लाइन, ओनली वन लाइन कीप, देन देयर नेम इज फिशर प्रोजेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि अगर आपको ये याद करने में हार्ड महसूस होता हो तब के लिए ये ट्रिक है कि किस प्रकार से होता है। इस टाइप से होता है, जो अभी हमने देखा था ना, कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो मैंने समझाया था उसके अंदर। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये आपका सेंटर का कार्बन होगा कायरल कार्बन। देखो RS नेमिंग सबसे पहले याद रखना है कि RS नेमिंग सिर्फ और सिर्फ आपके कायरल कार्बन के अंदर होता है, और किसी चीज़ के अंदर कायरल कार्बन नहीं, मतलब कि RS नेमिंग नहीं होते हैं। तब ये आपका एक कंपाउंड है, इसके अंदर अगर हमें RS नेमिंग करना हो तो 1 2 3 4 इस टाइप का अगर चीज़ें लगा हो, या फिर देखो इसमें सिर्फ 2 कंडीशन होता है, और इसमें सिर्फ आपको फोर्थ पोजीशन को देखना हो। ये आपका जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। और 4 1 2 3 इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तब आपका इसका RS नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसमें रूल ए है, इफ फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट
इज प्रेजेंट एट वर्टिकल। जब फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट होगा उस केस में सिंपली 1 से 2, 2 से 3 मूव करोगे। कैसे? इग्नोरिंग फोर्थ, फोर्थ को इग्नोर करते हुए, विथ इग्नोरिंग फोर्थ, फोर्थ को इग्नोर करते हुए। और ये मूव करते समय यदि क्लॉकवाइज आता है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एच है, बी आर है, सी एल है, सी एस 3 है, इस केस में फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पर है? वर्टिकल पर है ना। जब ये वर्टिकल पर होगा तो इसका नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, इस प्रकार से नेमिंग करेंगे। तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करो। ये किस प्रकार से मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से मान लो कि मैं चेंज कर देता हूँ, हाइड्रोजन बी आर सी एल एंड सी एस 3। इस केस में 1 से 2, 2 से 3 मूव किया हमने, तभी एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसका नाम एस हो जाएगा, है ना। इसका कंडीशन बी, कंडीशन बी, इफ फोर्थ ग्रुप, लास्ट कंडीशन, इफ फोर्थ ग्रुप आर एट द horizontal line, तब इस केस में क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, इस केस में हम लोग सिंपली चेंज द नेम ऑफ आर एस, चेंज द नेम ऑफ आर एस का नाम हम लोग चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि इस केस में 1 से 2, 2 से 3 मूव करते समय क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर आता है, तो आर को कैंसिल करके एस। 1 से 2, 2 से 3 मूव करते समय एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसका नाम आता है एस, एस को कट करके आर कर देंगे, है ना। इसके पीछे रीजन मत पूछना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इसका रीजन जो है कि आपको समझने के लिए पूरा जीओसी पढ़ना पड़ेगा, मतलब जीओसी का अच्छा खासा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। इसके लिए आपको पूरा एक दिन समय लग जाएगा, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ रीजन के पीछे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कर दिया हाइड्रोजन, यहाँ कर दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ कर दिया मैंने Cl और यहाँ पर कर दिया CS3, है ना। अब इसका जो है कि हम आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द आरएस नेमिंग। तो पहले 1 2 3 4 इस प्रकार से हम लोग इसका नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 एंड 4 इस प्रकार से नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3 और 4। अगर 4 बीच में आता तो उसको मैं इग्नोर कर देता। अब इस प्रकार से हम कौन से डायरेक्शन मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो इसका नाम होगा आर, लेकिन आर को कट करके हम क्या कर देंगे? एस कर देंगे। आर यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? So can you explain 6th rule again? 6 नहीं, बी नंबर रूल। If fourth group are at horizontal line, this is the horizontal line, horizontal line पर आपका फोर्थ ग्रुप होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? आर एस नेमिंग करते समय जो हम मूव कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, अगर क्लॉकवाइज आएगा तो आर होता है, तो आर को कट करके एस कर देंगे। और यदि 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हैं और मूव करते समय अगर फोर्थ मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज आता है, तब इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस आता नाम, तो उसको कट करके क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। एक और एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। CHO OH CH3 एंड H। इस केस में देखो फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पर है? फोर्थ वाला ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना, तो इसका नंबरिंग सबसे पहले करेंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। इन दोनों में से जो CHO है, इसके अंदर CHO के अंदर C डबल बॉन्ड OH होता है, तो इसको हम लोग इमेजिनरी रूप से अगर ब्रेक करेंगे या फिर नहीं ब्रेक करेंगे तो भी देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, तो इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, है ना। अब इस केस में अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग मूव कैसे करेंगे? 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, और मूव करते समय क्या करेंगे? फोर्थ वाले को इग्नोर कर देंगे। फोर्थ वाले को इग्नोर करके 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, और मूव करते समय
हमारा नंबर क्या आया, ये एंटी क्लॉकवाइज मूविंग है तो हमारा आना चाहिए था नाम एस, लेकिन एस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे एस? क्योंकि फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो इसको कट करके क्या कर देंगे, आर कर देंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके, तो इसके ऊपर मैं आर एस नेमिंग पर कुछ होमवर्क दूं, करके दिखाओगे? बोलो। Yes, sir. ओके, तो मैं इसका होमवर्क आपको अभी लिख करके उसका फोटो सेंड कर दूंगा, तब तक एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क लिखने में अभी टाइम नहीं वेस्ट कर। विच आर द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। SN1 के द्वारा SN रिएक्शन कौन देता है, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये इसका आर्डर होता है SN1 के प्रति। तो एथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन, है ना। CH3, ए वाला ऑप्शन दिया CH3 CH2 Cl। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक तुम बताओ। CH3 CH CH3 Cl, विच वन इज करेक्ट? लिखने से पहले बता दो, तब मान जाएंगे तुम विद्वान हो, तुम जीनियस स्टूडेंट हो। बोलो जल्दी। D. Benzyl chloride. यस, वेरी गुड। बेंजाइल क्लोराइड इज द फर्स्ट गिव द SN1 reaction. Why? In this case, when Cl is removed, then it converts into the CH2. You are good and genius student. If you work hard in this type, then you easily crack the NEET exam. Okay, then this pi electron here move, this is here and this is here, therefore in this case resonance occur, and resonance is always stabilize the carbocation. Okay, resonance is also always stabilize the carbocation, therefore benzyl chloride is the best option for this. Next question, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। कौन सा इसमें से कायरल नहीं है? तो इसका आपको ऑप्शन बना देखना पड़ेगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये जो है कि CH3 COH फिर COOH H। हियर इज द कंपाउंड एंड इट्स नेम इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एंड always ask from this question, it is always chiral carbon for different group. 2 ब्यूटेनॉल, 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा है, ब्यूटेनॉल लगा है। CH3 CH2 COH, कौन सा ऑप्शन होगा? लिखने से पहले बता दो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, डी वाला ऑप्शन देखते हैं। 3 ब्रोमोपेंटेन, यस, आई विल ट्राई, आई विल चेक, यस यू आर राइट। CH3 HBr, बिना देखे बता रहे हो ना। Here is same, then here is same, then it is not chiral. Okay, 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन क्या हो जाएगा? 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन आपका Br। Okay, H। How many chiral carbon in this case? It have 2 chiral carbon. Okay, this is chiral carbon, this is chiral carbon, 2 chiral carbon, it means 2 के पावर n, यानी कि 4, इसके जो है कि 4 आइसोमर बनेंगे, 4 आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज फार्म्ड, एंड इन दिस 4 इज 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव, और 2 जो है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। इसके अंदर इस प्रकार से होता है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक कायरल सेंटर है। इसमें बोल रहा है कि इस क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके पास एक कायरल सेंटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉन्फ़िगरेशन, तो ए वाला बना है ये C2H5 CH3 ClH। तो इस केस में चेक करो क्या ये आर है, तो इस केस में फोर्थ वाला कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो भी नाम आएगा उसको चेंज करेंगे। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हैं,
तो क्या आ रहा है, ये R आ रहा है, तो R को कट करके क्या कर देंगे, S कर देंगे। सेकेंड वाले में देखेंगे बी वाले ऑप्शन में, तो CH3 C2H5, CIP रूल समझ में आता है ना, Cl। Yes, sir. ओके, तब इसमें 1 2 3, इसको हम 2 3 समझ में आ रहा है ना, क्यों मैं इसको 2 कर रहा हूँ, क्यों 3 कर रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3। अब फोर्थ वाला वर्टिकल लाइन पर है, तो जो नाम आएगा वही लिख देंगे। तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा R, है ना। ये वाला देख लेते हैं, सी वाला में CH3HCl। इस केस में फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पर है, तो जो भी नाम आएगा उसको हम लोग चेंज करेंगे, 1 और 2 3 4। तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे। तो हम किस प्रकार से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर गलती है ना। 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हैं, 4 को इग्नोर करके। तो इस केस में जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका हो जा रहा है क्या चीज़, R आ रहा है, तो R को कट करके S कर देंगे। चौथा वाला ऑप्शन इसी प्रकार देख लेंगे, डी वाला ऑप्शन C2H5 CH3 ClH। इस केस में भी हम लोग मूव करेंगे, कैसे, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 4 पर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से है, S। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ना, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, if there is no rotation of plane polarized light by a compound in a specific solvent thought to be a chiral, it means that। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में बताना, HW में। Option C. Their compound may be racemic, yes. There is no rotation of plane of polarized light may be compound specific solvent through टू बी ए कायरल कंपाउंड। हाँ, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है रेशमिक मिक्सचर बनता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, नहीं सही है, सी वाला ही होगा। इसमें ना 50% डी और 50% एल हो रहा है। जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं, तो इसमें लगता है कि कंपाउंड में स्पेसिफिक रोटेशन नहीं हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, इसके आगे कल करते हैं, ठीक है। कल जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब इसका बचा हुआ क्वेश्चन आप अपने से कर लोगे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ओके, Okay, sir. क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है। एनी डाउट? No, sir.